नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हमारे खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक एंड हर्निया सर्जन डॉक्टर धवल शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। डॉक्टर धवल शर्मा पिछले 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किए हैं और उन मरीजों को नया जीवन दिया है। डॉक्टर साहब, जब भी आप सर्जन हैं और अगर जब भी किसी परिवार का सदस्य आपके पास आता है बीमार होके और उसकी सर्जरी करनी है और आप उनको कहते हैं कि आपके पेशेंट की हमको सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो परिवार के लोगों में एक चिंता अपने आप आ जाती है, अरे इस बीमारी है, इस तरह से ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। तो कितना बदलाव आया है अगर आज के दौर के समय में देखें कि आज भी क्या लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत है अगर उनके परिवार के किसी सदस्य की सर्जरी हो रही है? देखिए, किसी भी परिवार में किसी सदस्य की सर्जरी होती है तो चिंता जाहिर है, क्योंकि आपकी सर्जरी एक बॉडी पे की जाने वाली एक शल्य चिकित्सा है, तो उसमें कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कई तरीके के पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो चिंता जाहिर है। लेकिन हम लोग पेशेंट को कंफर्ट देते हैं। पेशेंट हमारे तरफ आता है तो हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, क्या सर्जरी की ज़रूरत है, किस तरीके की सर्जरी की ज़रूरत है। उसको पहले पूरा कंफर्ट कराते हैं कि इसमें क्या एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, उसको लोकल में होगा, जनरल में होगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया में होगा, और पेशेंट को पूरा काउंसिल करके कि हम क्या सर्जरी करने वाले हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हॉस्पिटल स्टे कितना लगभग रहने वाला है, और आपको ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पेशेंट को अगर आप पूरा ढंग से काउंसलिंग करते हैं तो आई थिंक उसकी काफ़ी हद तक उसकी जो परेशानियां हैं, एंग्जाइटी है और जो चिंता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आजकल देखा जाए तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गए हैं सर्जरीज़ में और एनेस्थीसिया में, तो पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशन जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो पहले जो देखा जाए कि मोस्टली जो सर्जरीज़ हुआ करती थी वो ओपन पद्धति से हुआ करती थी, जो जिसे हम चीरा लगा के जो ऑपरेशन जो को अंजाम देते हैं वो हुआ करती थी। बट नाउअडेज जो अभी लेटेस्ट टेक्निक्स, गैजेट्स और जो तकनीक जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक काफ़ी जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, काफ़ी एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक सर्जिकल फील्ड में एक चमत्कार लेकर आया है। तो इसमें काफ़ी आधुनिक एडवांसमेंट हुए हैं जिससे कि पेशेंट की हम सर्जरीज कर सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी वापस ठीक होकर घर भेज सकते हैं। तो अभी आपने लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहा, तो ये क्या होता है? बेसिकली लेप्रोस्कोपिक वर्ड जब हम देखते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड से बना है, लेप्रो और स्कोपी। जो लेप्रा होता है उसका मतलब होता है जो उधर जो पेट है, और स्कोपी मतलब जांच करना या उसके अंदर देखना। तो जिस हिसाब से लेप्रोस्कोपी जो वर्ड है, हम लोग पेट में जो दूरबीन से जो आजकल कॉमन शब्दों में जो बोलते हैं दूरबीन की सर्जरी, तो वो उसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। तो ये क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो हर तरह के ऑपरेशन में आ जाती है या पर्टिकुलर ही किसी बीमारी के लिए ये ऑपरेट होती है? देखिए, इसका बहुत बड़ा फील्ड है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे आम तरीके पे हम देखा जाए कि जो कॉमन सर्जरी जो हम देखते हैं, जो आम आदमियों में, जो पब्लिक में जो दिखती हैं, वो जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में पथरी हुई, अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन हुआ, हर्निया की जो सर्जरीज हुई, शरीर में जो विभिन्न तरीके की हर्नियाज जो होते हैं उसकी सर्जरीज हुई, या फिर इसका देखा जाए कि जो फीमेल गायनेकोलॉजी में जो सर्जरीज होती हैं, जैसे हिस्टेक्टोमी हुई, बच्चेदानी का ऑपरेशन, फाइब्रॉइड यूट्रस हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुई, बच्चेदानी में जो गांठ होती है, ओवेरियन सिस्ट, ट्यूबल लाइगेशन जैसे बच्चा बच्ची बंद कराने का जो ऑपरेशन होता है, ये सब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मोस्ट कॉमनली किया जाता है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो कैंसर की जो सर्जरीज आजकल लेप्रोस्कोपी से होने लगी हैं। पहले कैंसर की सर्जरीज में लेप्रोस्कोपी इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक का कैंसर हुआ, लिवर, पैनक्रियास, सो अमूमतन बहुत तरीके के या सारे तरीके के कैंसर्स को भी आप लेप्रोस्कोपिकली से ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जरी के पहले उसको पेशेंट जो है उसको क्या सावधानी रखनी पड़ती है? क्योंकि नॉर्मल जब पहले होता था तो भाई कई सारे डॉक्टर्स उसको
इंस्ट्रक्शंस देते थे, आपको पानी नहीं पीना या ये नहीं करना, और भी कई तरह की चीज़ें। तो अब जब टेक्नोलॉजी बदली है तो उसमें क्या बदलाव हुआ है? देखिए, मोस्टली जो सर्जरी के जो फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हम प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं, कि एनेस्थीसिया वाले को पेशेंट की फिटनेस चेक कर लेते हैं कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं, उसी के बाद हर पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है। और उसके बाद कुछ प्रिपरेशन रहते हैं, वो अलग अलग सर्जरी, किस चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं उसके ऊपर वो प्रिपरेशन अलग अलग डिफाइन होते हैं। तो पेशेंट को कितनी देर भूखा रखना है, उसका कैसे प्रिपेयर करना है, कोलोन बाउल कैसे प्रिपेयर करनी है, और पेशेंट की साफ़ सफाई और वो सब कैसे देनी है, प्री ऑप एंटीबायोटिक्स कैसे देनी है, वो सब पेशेंट को और स्टाफ को पहले ही समझा दिया जाता है। सर्जरी होने के बाद में, जबकि उसकी सर्जरी हो गई है, आप कह रहे कि बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला जाता है, लेकिन जब घर जाता है तो घर के लोग केयर करते हैं। पहले बड़ा चीरा होता था, वो लंबा समय लगता था रिकवर होने में, लेकिन लेप्रोस्कोपिक से सर्जरी के बाद में किस तरह से सावधानी जो है वो रखनी चाहिए, और क्या जो सर्जरी होती है वो पूरा उसका सक्सेस रेशियो कितना रहता है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का यही फ़ायदा है कि उसमें पेशेंट को अपना पोस्ट ऑप केयर ज़्यादा नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में उसको परेशानी होती है कि वो ड्रेसिंग कहाँ कराए, कैसे ड्रेसिंग कराए, कहीं पानी नहीं लग जाए, ये चिंता रहती है पेशेंट को, कहीं टाँके पक नहीं जाएँ। पर लेप्रोस्कोपी का ये फ़ायदा है कि इसमें टाँके बहुत कम होते हैं, छोटे छेद से करते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो पेशेंट को यही सलाह दी जाती है कि वो साफ़ सफाई रखें, वो अपना स्नान या रेगुलर बाथ ले सकते हैं, छोटी सी बैंडेड या ड्रेसिंग वो लगा सकते हैं, और सर्जरी किस टाइप की है उसके आधार पे उनका खाना पीना और क्या सावधानियां बरतनी हैं उनको पूर्ण तरीके से समझा दिया जाता है। हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर धवल शर्मा से वार्ता का दौर जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर धवल शर्मा। डॉक्टर साहब, आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताया, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि कोई पेशेंट आया है तो सर्जरी, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो हो सकता है कि जो सर्जरी कम पैसों में हो रही थी तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गई हो, तो ये जो आप सर्जरी करते हैं तो क्या ये आम व्यक्ति की पहुँच तक है या उसके पहुँच से बाहर है? जी बिल्कुल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल हर सेंटर पे हो रही है और इट इज़ काफ़ी अफोर्डेबल है। और जितने भी आई थिंक ये जो राजस्थान इंश्योरेंस के हैं, चिरंजीवी योजना और ये सब योजना में भी इनके कोड्स हैं और पैसिफिक में भी हम लोग रूटीनली कर रहे हैं। बट देखा जाए तो अगर कोई पेशेंट कैश में भी होता है तो क्योंकि इस हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है पेशेंट को कम रुकना पड़ता है, जल्दी घर भेज सकते हैं, तो देखा जाए तो वो सब कॉस्ट कट, जो हॉस्पिटल स्टे का कॉस्ट है और वो सब कट होके पेशेंट की जो सर्जरीज रहते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहती हैं। हालांकि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो स्कोप्स हैं, कैमरा, और वो काफ़ी कॉस्टली हैं, बट इतनी कॉस्ट भी नहीं है कि जो आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन लोगों में भ्रांतियाँ भी रहती है। एक ये होता है कि भाई एक तरह से ये मशीन ऑपरेट कर रही है और एक खुद डॉक्टर ऑपरेट करता है, तो लोगों में भ्रांति रहती है कि लेप्रोस्कोपिक से जो सर्जरी कर रही है तो क्या वो बीमारी पूरी तरह से ठीक होगी क्या? एक छोटी सी चीज़ अंदर जाके जो पूरा उसको सही कर रही है उस अंग को जाके, तो क्या वो पूरी तरह से ठीक कर पाएगी, या डॉक्टर अपने हाथ से जो सर्जरी करते हैं एक बड़ा चीरा लगा के, तो ये भ्रांति है, उसको किस तरह से आप दूर करते हैं? नहीं, डॉक्टर दोनों, ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में दोनों जो कंट्रोल है वो डॉक्टर के हाथ में ही है। ओपन में वो खुद देखकर बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी में वही चीज़, ऑपरेशन सेम है लेकिन वो दूरबीन से हो रहा है और टीवी पे देख के जो हाई ग्रेड मॉनिटर रहते हैं। हालांकि इसमें ये फ़ायदा है कि जो हमें विज़न दिखता है वो काफ़ी एनहेंस विज़न होता है। ओपन सर्जरी से भी जो हम देख पाते हैं वो एनलार्ज विज़न होता है, उसका मैग्नीफाइड विज़न होता है और 4K विज़न है, और एक एक जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो हम काफ़ी हद तक बहुत साफ देख पाते हैं। तो उससे नुकसान होने की, ब्लड लॉस होने की और ये सब चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और कैंसर की जो सर्जरीज़ हैं, ये भ्रांति है कि पूरा नहीं निकाल पाते या फिर वो जो ओपन से होता है वो लेप्रोस्कोपी से नहीं हो पाता। वो लेप्रोस्कोपी जो है वो एक तकनीक है, वो एक एडवांसमेंट है, वो बेटरमेंट ऑफ पेशेंट है, बेटरमेंट ऑफ सर्जन है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है क्या हर तरह के ऑपरेशन के लिए सही है? मोटापे का अगर कोई किसी को सर्जरी करानी है तो क्या उसमें भी वो काम आती है, या कोई ऐसे ऑपरेशन भी है कि जो इस लेप्रोस्कोपिक से नहीं हो पाते? देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जहाँ पे हम प्रेफर नहीं करते पेशेंट को। जैसे अगर पेशेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस नहीं है, अगर उसका चेस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हार्ट वीक है, पंपिंग हार्ट का जो एक्शन है वो कम है, वो फिट नहीं है एनेस्थीसिया के तौर पे, तो हम अवॉइड करते हैं उसको लेप्रोस्कोपी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में गैस फुलाई जाती है और उससे लंग्स और चेस्ट पे थोड़ा दबाव या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इसलिए हम उन पेशेंट में अवॉइड करते हैं। या ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत बार ओपन सर्जरी हो रखी है और हम दूरबीन जाने की संभावना ही नहीं है, वो जगह ही नहीं बना पाते या अंदर सब अडेजन्स या चिपका चिपकी ज़्यादा मिलती है, उन केसेस में भी हम दूरबीन से हम ओपन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जाके 100% दूरबीन से ही वो सर्जरी करके आएँ। कई बार हमें कन्वर्ट भी करना पड़ता है, हमें उसको ओपन सर्जरी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम उसी हिसाब से पेशेंट को काउंसिल करके ओपन सर्जरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है कि जो आजकल बेरियाटिक सर्जरी है, मोटापा की सर्जरी है, वो भी दूरबीन से हो रही है। वो पेशेंट जो मोटापा से ग्रसित हैं, जिनका BMI है वो 40-45 से ज़्यादा है, और साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, और जिनके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और जो मोटापा से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जॉइंट्स पेन, वो अपना वज़न नहीं उठा पा रहे, और जो लाइफस्टाइल उनके जो चेंजेस हैं, उसमें बेरेटिक सर्जरी होती है। उसमें आप लेप्रोस्कोपी दूरबीन से करके और जो उनका आंतों का जो स्टमक का जो पार्ट है उसको हम थोड़ा कट कर देते हैं, जो वॉल्यूम है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। और कई तरीके की होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी होती है, गैस्ट्रिक बाईपास हैं, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हैं, तो उनके काफ़ी तरीके की सर्जरीज़ हैं जिसमें कि हम आंतों को छोटा करके, स्टमक को छोटा करके और आंतों को बाईपास करके हम उनका वेट लॉस
और इवन जो डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उनकी गोलियां भी बंद हो जाती हैं। सब अगर बात करें सर्जरी, क्या और भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है और भी आ रही हैं, या फिर ये लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है ये एडवांस है अब तक, इसके आगे ऊपर रिसर्च जो है वो चल रहे हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के आगे भी बहुत एडवांसमेंट है। इवन लेप्रोस्कोपी में काफ़ी एडवांसमेंट हैं, जो कैमरा सिस्टम्स आ रहे हैं। पहले हम सिंगल चिप होते थे, फिर 2 चिप आए, फिर 3 चिप आए, फिर HD हाई डेफिनेशन, फिर 4K, अब 3D, जो हम 3D जैसे मूवीज़ देखते हैं 3D हॉल में, वैसे हम 3D सर्जरीज कर सकते हैं। हमें लगता है कि पेशेंट के जो टिश्यूज़ हैं, हाथ हैं, मूवमेंट्स हैं, वो सब हम 3D में हम सर्जरीज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांसमेंट हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के। और लेप्रोस्कोपी से आगे भी आजकल जो सब लोग काफ़ी फेमस टर्म हो रहा है रोबोटिक सर्जरी, जो काफ़ी सेंटर्स कर रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी का ही एक फॉर्म है, बस तकनीक जो है वो अलग है। उसमें मोस्ट ऑफ द जो लेप्रोस्कोपी की चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन जो सर्जरी जो होती है वो रोबोटिक आर्म्स से होती है। तो पेशेंट के अंदर जैसे पोर्ट डाले जाते हैं, वैसे रोबोटिक आर्म्स ऑपरेट करते हैं, और सर्जन्स बाजू में ही बैठ के, कंट्रोल सर्जन के हाथ में ही रहता है, सर्जन बाजू में बैठ के उन रोबोटिक आर्म्स को वो कंट्रोल करके अंदर की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। तो सर्जरी के बाद में जो पेशेंट है उसको विशेष किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? चाहे अगर अपन उसको उसकी लाइफ स्टाइल से लेके ले रहे हैं, खाने पीने को लेके ले रहे हैं, या जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसको लेके ले रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं कि भाई जिस बीमारी से वो ग्रसित था, जिसको कि ऑपरेशन सर्जरी के जरिए ठीक किया गया, तो उसको सामान्य किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मोस्टली अगर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया जाए तो जो कॉमन हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या क्या दवाइयाँ उनको पोस्ट ऑपरेटिव लेनी है, टाइमली लेनी है, खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस टाइप का भोजन उनको लेना है, जो लेप्रोस्कोपिक पोर्ट का साफ़ सफाई रखनी है, वहाँ गंदगी नहीं जमा होने देनी है, और कुछ सर्जरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, जैसे हर्निया की सर्जरी हुई, दूरबीन से किया, हम पेशेंट को अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि स्क्रोटल सपोर्ट पहन के रखें, और हैवी वेट नहीं उठाएं, वज़न नहीं उठाएं 3 महीने तक, कुछ कब्ज़ी नहीं रखें। उस हिसाब से हम उनको डाइट चार्ट प्लान देते हैं, और कोई भी चीज़ जो स्टर्नस एक्टिविटी होती है वो सब चीज़ें नहीं करें। और गॉल ब्लैडर की जैसे सर्जरी, उसमें हम बोलते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली उनको तली हुई चीज़ें, फैट, फ्राइड आइटम्स, तेल वाली चीज़ें, ये सब कुछ कम खानी होती हैं, और बाकी अपना जनरल ध्यान रखना पड़ता है। बट पेशेंट को मोस्टली ये रहता है कि हम उनको बोलते हैं कि आप अपना रूटीन एक्टिविटी आप चालू रखें, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, क्योंकि यही उसका फ़ायदा है कि अगर हम पेशेंट को नेक्स्ट डे या अगले दिन या 1-2 दिन में इसको छुट्टी कर रहे हैं, तो वो घर पे जाके अपना रूटीन एक्टिविटीज़ अपना वापस चालू कर सकते हैं। इवन हम सिंगल डे, आजकल डे केयर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, सिंगल डे भी हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में एडमिट किया, ऑपरेट किया, और पेशेंट कंफर्टेबल है, ओरली चालू कर दिया है, पेशेंट मूव कर रहा है, यूरिन पास हो गया है, तो हम उसको इवनिंग में सेम डे भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते। तो यही इस चीज़ का फ़ायदा है एडवांस टेक्निक और लेप्रोस्कोपी का। जब क्या कोई ऐसी सामान्य बीमारी भी है, क्योंकि आपके पास तो हर रोज़ कई पेशेंट आते हैं, कि कोई ऐसी बीमारी भी है कि जिसमें सर्जरी करनी होती है, लेकिन सामान्य चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो संभवतया उस तरह की बीमारी है वो किसी में हो नहीं सकती है, तो क्या एक स्वस्थ रहने के लिए क्या करें कि उसको सर्जरी तक नहीं आना? देखिए, कुछ चीज़ें हैं वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कैंसर की सर्जरीज हुई, अब हमें कैंसर के काफ़ी कारण हो सकते हैं जिससे कैंसर होता है। अब हर चीज़ को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट देखा जाए तो स्मोकिंग हमें अवॉइड करना चाहिए, ड्रिंक, अल्कोहल वो काफ़ी कैंसर का पॉजिटिव फैक्टर रहता है। वेट, ओबिसिटी, जो मोटापा है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं, अच्छा हमें जो हेल्दी डाइट खानी चाहिए, रूटीन एक्सरसाइज, जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमें अपने रूटीन लाइफ में लानी चाहिए, जिससे कि हम कम बीमार पड़ें। और ये जो आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर जो इतना प्रेवलेंट है, हम कई हद तक उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। और हर्निया में देखा जाए तो हर्निया में कई लोग रहते हैं वो काफ़ी हैवी वेट्स उठाते हैं, भारी वज़न उठाते हैं, और जो मोटापा है वो भी एक हर्निया का कारण है। तो वेट रिडक्शन करना, और कई बार जो कब्ज़ रहती है, पेशेंट को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनको अवॉइड करते हैं कि
हाई फाइबर्स अपने डाइट में ऐड करें, रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करें, पानी ज़्यादा लें, लिक्विड ज़्यादा लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो हर अलग अलग सर्जरीज़ के लिए अलग अलग इंडिकेशन रहते हैं, बट हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और खान पान और इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ पे डेवलप की गई हैं और क्या एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो भविष्य में यहाँ पर हम लाएंगे? पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी हेल्थ केयर कॉलेज है जहाँ पे काफ़ी एडवांस हमारे पास सारा इक्विपमेंट्स हैं। एनेस्थीसिया की पूरी टीम है, एनेस्थीसिया मशीन्स काफ़ी अपग्रेडेड हैं। जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, तो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। और जो लेप्रोस्कोपी का जो सेट है हमारे पास लेटेस्ट स्टोर्स के 4K और हाई डेफिनेशंस लेप्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं। तो काफ़ी एडवांस जो अभी वर्ल्ड वाइड में जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है वो सारी हमारे पास हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, काफ़ी गैजेट्स जो हमें लेप्रोस्कोपी में काम आते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे लिगाश्योर, हार्मोनिक, वो सारी सुविधाएं हमारे ऑपरेशन थिएटर में सब अवेलेबल हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ICU स्टे, अगर किसी पेशेंट को ICU में रखना पड़ता है तो हमारे पास पूरा ICU बैकअप है पेशेंट्स को रखने के लिए। पोस्ट प्राइवेट रूम्स अगर किसी पेशेंट को चाहिए तो सारी चीज़ें पर्सनलाइज केयर के साथ। इवन जो नर्सिंग स्टाफ है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड और काफ़ी ट्रेंड है। जो हम जो एडवांस सर्जरीज करते हैं उनका पीछे से ध्यान रखने के लिए जो हमारा स्टाफ है वो काफ़ी वेल ट्रेंड है। इवन जो हमारे पास रेजिडेंट्स हैं, जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। और यहाँ एक होमली एनवायरनमेंट है जो पेशेंट को ठीक होके वापस घर भेजने में सब अपनी मेहनत करके लगे हुए हैं करके। क्या कोई और नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपन डेवलप करने की कोई है? क्योंकि आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया था, तो उसको लेके किस तरह की प्लानिंग जो है वो पैसिफिक में चल रही है? डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी आने वाले टाइम में बहुत कॉमन हो जाएगी। अभी एक ही चीज़ है, कॉस्ट फैक्टर, जो कि हमें चिंतित करती है और जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि रोबोटिक्स में कॉस्ट बहुत 3-4 गुना तक लेप्रोस्कोपी से बढ़ जाती है। तो हर आम आदमी के पहुंच पे इतनी नहीं है। जो इंश्योरेंस है वो एजेंसी में कवर्ड है, बट आने वाले टाइम में अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि रोबोटिक इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। तो आने वाले टाइम में कॉस्ट भी कम हो जाएगी और रोबोटिक सर्जरी जल्द ही आशा करते हैं पैसिफिक में हमारे पास आ जाएगी और हम रोबोटिक सर्जरीज भी पेशेंट को उसका फ़ायदा दे पाएंगे। और इवन जो हम प्लान कर रहे हैं लेज़र्स, आजकल जो बहुत कॉमन जो सर्जरीज होती हैं, पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनिडल साइनस, इसमें लेज़र्स का काफ़ी अच्छा रोल है। वेरिकोज वेन्स भी हुआ, जैसे पैरों में नसें फूल जाती हैं, तो लेज़र्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे लाने का। तो उससे जो पेशेंट का जो जैसे हेमरॉइड्स हुआ, पाइल्स, मस्सा अपन आम भाषा में बोलते हैं, उससे लेज़र्स की जो सर्जरीज रहती हैं उससे पेशेंट को जल्दी घर जाना, ब्लीडिंग कम होना, कॉम्प्लिकेशन कम होना, ऑपरेशन के बाद पेन कम होना, ये सब चीज़ें, लेज़र्स एक नई टेक्निक है जो पेशेंट को फ़ायदा दे सकती है। तो वो भी हम अपने जो पेशेंट्स हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं उसमें ये तकनीक लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर धवल शर्मा। आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही सर्जरी से पहले और बाद में किस तरह से मरीज को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, और सामान्य सर्जरी से कितनी एडवांस ये सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक के जरिए जो सर्जरी होती है, और कितना कम पेन जो है वो ये देती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर शर्मा ने हमको बताया। जुड़े रहिएगा हेलो डॉक्टर के शो से, और अगले शो में हम आपको फिर किसी वरिष्ठ चिकित्सक से मिलाएंगे और आप किस तरह से बेहतर अपना जीवन जी सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके उसके बारे में अवगत कराएंगे। धन्यवाद।